बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हसीब याकूब। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से चंद वजूहात की बिना पर मैं आपसे जो है वो ताल्लुक़ बरकरार ना रख सका था और मैं आपकी खिदमत में बार बार हाज़िर नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब ये फ़ैसला किया गया है कि हम इंशाल्लाह अब आपके सामने बार बार रिपीटेडली रेगुलर बेसिस पे हाज़िर भी होंगे। हम आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट भी लेके आएंगे। हम माशरे को भी कवर करेंगे, मईशत को भी कवर करेंगे, तारीख़ को भी कवर करेंगे, सियासी मामलात को भी कवर करेंगे और सारे मामलात पर गोया एक डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसका यकीनन फ़ायदा आपको होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर होती रहे। नाज़रीन, इस सारे अरसे में जब मैं आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो रहा था, इस दौरान काफ़ी ज़्यादा बड़े पॉपुलर इवेंट्स जो हैं वो पेश आए थे, जिसमें सबसे अहम जो था वो एक रजीम चेंज ऑपरेशन जो इसके नाम से जो मशहूर है वो था। यानी एक पॉपुलर गवर्नमेंट को किस तरह से उसके इक़्तिदार से निकाला गया, किस तरह से जो है लोगों के ज़मीर जागना शुरू हो गए, किस तरह से बोलियां लगना शुरू हो गई, किस तरह से कोई सिंध हाउस में बंदे बैठना शुरू हो गए। तो ये सारे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। फिर उसके बाद जो तहरीक हुई, जो धरना देने की कोशिश की गई, जिस तरह से तशद्दुद हुआ, जो तोड़ फोड़ हुई, जो रातों को लोगों के घरों में रेड्स मारी गई, शरीफ लोगों के या पॉलिटिशियंस के या सियासी हरीफों के घरों में जिस तरह से रेड्स डाली गई, और जिस तरह से जो है मीडिया पर क्रिटिसिज्म होता रहा, मीडिया को जिस तरह से तंग किया गया और सहाफ़त की जो कदखने हैं उनको मज़ीद मौसर किया गया। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान होती रही। लेकिन आज मैं इस पर बात करने नहीं आया। मैं आज ज़रा अहम मौज़ूआत पर बात करना चाहता हूँ, बल्कि आज मैं जिस चीज़ पर बात करना चाहता हूँ वो बहुत ज़्यादा न जाने क्यों अंडररेटेड है। वो है पाकिस्तान की मईशत। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दिवालिये के चौराहे पर खड़ा है। पाकिस्तान में इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं जो किसी किस्म की कोई डेंट को बर्दाश्त मज़ीद कर सके, जबकि IMF जो है वो अपनी किस्त देने को तैयार नहीं। अब मैं सबसे पहले, क्योंकि डिफ़ॉल्ट होता क्या है ये समझना बड़ा अहम है हम सब के लिए, क्योंकि हम लोगों को जनरल अंडरस्टैंडिंग इसकी प्रोवाइड नहीं की गई, क्योंकि हमारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मईशत पर ज़्यादा बात नहीं करती। चूँकि इस पर ज़्यादा बात नहीं होती, इसलिए जो है मईशत के एक्सपर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। चनाचे इसके बड़े सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और मईशत की सूरत में, मुल्क की मईशत की सूरत में हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस की भरपाई करनी पड़ती है। महंगाई इसका एक टूल हो जाता है, इसके काफ़ी ज़्यादा टूल्स होते हैं जो आम आवाम के ऊपर आके गिरते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में के डिफ़ॉल्ट कर जाने के चांसेस क्या हैं, और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो फिर क्या होगा। और इसमें चूंकि पाकिस्तान की मईशत को आम लोगों ने सपोर्ट करना होता है, तो हम लोग क्या बहैसियत एक आम आदमी हम क्या इस पर कर सकते हैं अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है या तकरीबन डिफ़ॉल्ट करने लगा है, पॉसिबली करने लगा है। तो डिफ़ॉल्ट को समझने के लिए बेसिकली आप ये समझें कि आपने एक घर बनाना है या आपने गाड़ी लेनी है, आपने बैंक से लोन अप्लाई किया। अब बैंक ने आपको 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स या 5 साल की इंस्टॉलमेंट्स में लोन दे दिया। बैंक, जाहिर है चूंकि बैंक का बिजनेस यही होता है कि वो लोन देता है और बदले में इंटरेस्ट लेता है, जिससे वो अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। तो बैंक ने आपसे इंटरेस्ट भी लेना है। तो आपने 8 महीने या 9 महीने या 10, फर्ज करें आपने 10 महीने की इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी, 5 साल की आपने इंस्टॉलमेंट्स पे कोई लोन लिया है, आपने पहले 10 महीने की इंस्टॉलमेंट्स बड़ी आराम से जो है वो आपने पे बैक कर दी। 11वें महीने में जाके आपकी जॉब चली जाती है। आपकी जॉब चली जाती है तो आपके घर के एक्सपेंसेस हैं, आपके अपने एक्सपेंसेस हैं, लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो निकाल दिए। आपने वो 11वें महीने की किस्त मिस कर दी। अब वो किस्त आपने मिस कर दी, बैंक वाले आपको नोटिस भेजेंगे, भाई किधर है किस्त, क्योंकि बैंक ने तो अपना पैसा लेना है। तो वो फिर जब ये होगा तो सॉरी, तो बैंक अपना लोन लेने के लिए फिर आपको जब नोटिस भेजेंगे तो आप बैंक से कहेंगे कि मेरे साथ ये मसला हो गया है, मेरी जॉब चली गई है, मुझे 15 या 20 दिन का, ये बड़ा मामूली सा आप टाइम मांगेंगे। बैंक आपको बड़ी खुशी खुशी 15-20 दिन या 1 महीने का टाइम दे देगा। अब 1 महीना गुजर गया और आपको रियलाइज़ हो गया कि भाई अभी इसमें टाइम लगेगा, मुझे शायद दूसरी जॉब नहीं मिल रही है। तो आप
उसमें करेंगे ये कि आप बैंक से कहेंगे कि भाई मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम, मुझे 3 महीने दें। अब आपने 3 महीने मज़ीद मांग लिए, बैंक आपको 3 महीने देगा, लेकिन वो आपकी क्रेडिट रैंकिंग्स जो हैं वो नीचे कर देगा। अब आपने बैंक से 3 महीने का टाइम लिया, 3 महीने गुजर गए, 4, 5, 6, 7, 8 महीने मजीद गुजर गए, आप बैंक का इंस्टॉलमेंट्स जो है वो पे नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके जो मुआशी हालात हैं वो क्राइसिस में तब्दील हो गए हैं। फिर वो टाइम आएगा जब आप बैंक के साथ जो है सारी नेगोशिएशंस हो जाती हैं, आप अपने आप को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करके बैंक के में अप्लाई कर देंगे। तो उसमें जब आप बैंक के साथ जब नेगोशिएशंस की तरफ जाएंगे, उसमें यह है कि बैंक डिफ़ॉल्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने इंटायरली अपनी लोन रीपे करना नहीं है। आप उसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम बाय कर देता है, वो डिफ़ॉल्ट करना अपने आप को आपको सिर्फ़ और सिर्फ टाइम बाय करके देता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसकी। मज़ीद ये कि आपको जब ज़ाहिर है चूँकि आप डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर गए हैं, तो आपकी क्रेडिट रैंकिंग्स भी नीचे आएंगी, आपकी जो है इमेज है, इंटरनेशनल इमेज है, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्पेसिफिकली वो बहुत ज़्यादा मलाइन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी और उसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस आपकी मईशत में आने वाले अरसे में पड़ेंगे। एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि आपको लोन नहीं मिल सकता किसी मुल्क से भी, किसी बैंक से भी, नेशनल इंटरनेशनल बैंक से आपको लोन नहीं मिल सकेगा। जब आपको लोन नहीं मिल सकेगा तो आपकी डेवलपमेंट कैसे होगी? जब डेवलपमेंट नहीं होगी तो इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे नहीं। जब पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करने नहीं आएगा और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी, आपकी स्टॉक मार्केट गिर जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आप इसमें जाके वापस नहीं निकल सकते, आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे तो ये नहीं है कि ये दिस इज़ द एंड ऑफ टाइम और इसके आगे कुछ नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, बस लोगों ने मरना और इसने ख़त्म होना है, ऐसा नहीं है। ये तकरीबन कम से कम भी 2 साल का अरसा तो आपको लेगा डिफ़ॉल्ट से बाहर निकलने के लिए। इसके बाद भी 10 से 15 साल लग सकते हैं, जो आपका जो इमेज डैमेज है, जो इमेज को जो आपके नुकसान हुआ है वो रिपेयर करना बड़ा अहम है। तो उसको डैमेज को रिपेयर करने के लिए आपको 10 से 15 साल लगेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिसालें हैं जो डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं। तकरीबन इस वक्त दुनिया में 146 ममालिक हैं जो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, जिनमें बड़े बड़े ममालिक शामिल हैं। सन 1998 में रशिया जो दूसरी या तीसरी बड़ी सुपर पावर है, रशिया ने अपने आप डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया था। 1987 में नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया था। 1994 में मेक्सिको ने अपने आप को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया था। और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि स्पेन 15 मरतबा अपने आप को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर चुका है और उससे वापस आता रहा है। तो ये जो है बेसिकली डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करने से ही आपका ये नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा, आप वापस बिल्कुल आएंगे। और पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं, पाकिस्तान को पॉसिबली डिफ़ॉल्ट ना करना पड़े, और अगर करना पड़ गया तो पाकिस्तान के बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। पाकिस्तान की वापसी जो है वो बाकी ममालिक की निस्बत आसानी से हो सकती है। लेकिन डिफ़ॉल्ट करने का मतलब ये नहीं है कि जो है इसमें बिल्कुल अब लोग भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। मिसाल ईरान की है। ईरान पर इस वक्त सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगी हुई हैं, और अभी से नहीं लगी हुई, पिछले 20 साल से लगी हुई हैं। अगर ईरान उन सैंक्शंस के बावजूद भी पिछले 20 साल से पूरी आबोताब के साथ सर्वाइव कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए इसको सर्वाइव करना थोड़े अरसे के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि मैक्सिमम सैंक्शंस जो हैं वो उसके लिए मिसाल ईरान की रखी जा सकती है। और ईरान जैसी मिसाल के बाद आपको सिर्फ अपनी कमर कसनी है और आप एक सेल्फ डिपेंडेंट स्टेट बन सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सी बात करेंगे गलत पॉलिसीज़ की। अब दुनिया भर में जो बेसिकली पेंशन्स का निज़ाम है वो बड़ा मौसर है। पेंशन्स ख़त्म होना बिल्कुल मुनासिब नहीं होता, पेंशन्स होनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज में हमने आपको बेसिकली, क्योंकि पाकिस्तान के बनाने का मकसद ही इसको एक वेलफेयर स्टेट बनाना था, तो पेंशन्स का निज़ाम ख़त्म करके तो इसको नहीं बनाया जा सकता। पेंशन्स के निज़ाम को मौसर करने की ज़रूरत थी, जो दुनिया भर में मॉडल अडॉप्ट किया जाता है, पाकिस्तान को भी वही मॉडल चलाना चाहिए था। तो निज़ाम ये है, ऑपरेशन या सॉरी पेंशन्स का जो बेसिकली निज़ाम दुनिया में एक्सेप्ट किया जा रहा है या अप्लाई किया जा रहा है, वो ये है कि
आप जब एक कंपनी, फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनीज भी इवन पेंशन्स देती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी जो वो निज़ाम इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू चलाती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज को जब कंपनी किसी बंदे को अपॉइंट करती हैं और उसको पेंशन उसके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है, तो वो इंश्योरेंस कंपनीज को पे करती हैं माहाना बेसिस पे या सालाना बेसिस पे एक फिक्स्ड अमाउंट। ये वो बड़ी मामूली सी अमाउंट होती है। जब वो उसको पे करती है इंश्योरेंस कंपनी को कि बंदा ये जो, तो वो 15 या 20 साल के अरसे की सर्विस जब हो जाती है उसकी, और 15 से 20 साल के लिए जब इंश्योरेंस कंपनीज को वो अमाउंट दी जाती है, तो उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि 60 साल की उम्र के बाद से इनको वो पेंशन इंश्योरेंस कंपनीज ने देनी है, ना कि उस इदारे ने देनी है या किसी प्राइवेट कंपनी ने देनी है। क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी तो बिजनेस ओरिएंटेड है, वो बिजनेस करने के लिए बैठी हुई है, वो वेलफेयर करने के लिए तो नहीं बैठी हुई, वो सोशल सर्विस करने के लिए तो नहीं बैठी हुई जो वो अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को या एक्स एम्प्लॉयज़ को पेंशन्स दे के उनकी मदद करती रहे। तो वो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज को कहती है कि आप इनको पेंशन्स दें, हम आपको पैसे देते हैं। तो ये निज़ाम बेसिकली पाकिस्तान में, पाकिस्तानी इदारों में होना चाहिए। अब पाकिस्तान स्टील मिल्स एक रेवेन्यू जनरेट करने वाला इदारा है, पाकिस्तान रेलवे है वो एक रेवेन्यू जनरेट करने वाला इदारा है। ये कोई वेलफेयर इदारे नहीं है जो या गवर्नमेंट इनके लिए अपने बजट से डेफिसिट लाख डाल के बजट में इनको पेंशन्स इंक्रीज करती रहे या पेंशन्स देती रहे। और यही एक पेंशन्स एक बड़ी अहम वजह है कि आईएमएफ भी आपको लोन देने से कतराता है और आईएमएफ भी हेसिटेट करता है, और आईएमएफ की हमेशा ये डिमांड होती है कि आप पेंशन्स को ख़त्म करें। लेकिन अगर पेंशन्स ख़त्म हो जाएं तो फिर बहुत सारे लोगों का सर्वाइवल जो है वो ऑन स्टेक हो जाएगा। तो ये इस निज़ाम से मौसर करना चाहिए आगे आने वाले अरसे के लिए। दूसरा एक गलत फैसला भी पिछली गवर्नमेंट ने किया था, पंजाब की पिछली गवर्नमेंट ने किया था, वो था इलेक्ट्रिसिटी को फ्री करना। इस वक्त जब आपकी मईशत सस्टेनेबल नहीं है, आपकी जो इंडिकेटर्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, आपको इस वक्त ऐसा कोई जो है आपको डेवलपमेंट बजट में भी रिडक्शन करनी चाहिए। इस तरह की वेलफेयर बजट्स तो इस मईशत के मुताबिल इसकी नहीं है। इसी तरह जो है पिछली गवर्नमेंट ने चेयरमैन पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल पे सब्सिडी दे दी थी, उस वक्त पाकिस्तान की मईशत उस सब्सिडी के मुताबिल नहीं थी पेट्रोल से, और उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आज तक हम बैठ के फेस कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि ये सारे मामले जो है ये हैंडल करने चाहिए, एक स्ट्रेटजी लेके आनी चाहिए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अहम है। हम लोग चूँकि पाकिस्तान में एक रुझान है पैसे बैंक में जमा कराने का कि जी 10% या 15% जो है प्रॉफिट लग जाएगा, जो जमा पूंजी होती है या जो सैलरी होती है वो बंदा उठा के बैंक में डाल देता है। बेहतर ये है कि आप बैंक के बजाय आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें। गोल्ड की अप्रिसिएशन या गोल्ड के जो इंक्रीज़ है वो जो है सालाना बेसिस पे 25 से 30% तक है। यानी कि एक सोना कुछ आपने ले लिया 10 लाख रुपए का, अगले साल तक वो तकरीबन 13 लाख रुपए का हो जाता है। इसी ये पेस पे ये बढ़ता रहता है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना जो है इस वक्त सबसे सस्टेनेबल है। अगर आप नौकरी पेशा है या आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते कि आपको अपनी से इन्वेस्टमेंट और आपकी अपने पैसे की जो है आपको खोने का डर है, तो ये चीज़ को आपने ज़रा मैनेज करना है, तो गोल्ड आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि हमें इंपोर्ट्स, जिस तरह इस गवर्नमेंट ने फैसला किया है इंपोर्ट्स के बंद करने का, ये बड़ा अहम फैसला था, बड़ा ज़रूरी था, और वक्त का जो तकाजा था वो यही था कि इस किस्म का ये सख्त फैसला किया जाए। इंपोर्ट्स के बंद करने से बुनियादी तौर पर फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो डॉलर की निकालने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम होगी, यानी कि मुल्क के अंदर डॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे। दूसरा ये फ़ायदा होगा इसका कि आप जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में नौकरी का रुझान है ज़्यादा, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क नहीं लेते इसलिए बिज़नेस नहीं करते, और ये पाकिस्तान को फिर क्राइसिस की तरफ लेके जाता है, इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ लेके जाता है, और आज का क्राइसिस भी यकीनन इसी की वजह से हो रहा है। तो जब हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे, लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, जब लोकल डिमांड इंक्रीज़ होगी तो लोकल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, जब लोकल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो हम लोग खुद कफ़ील हो सकते हैं।
अपनी प्रोडक्शन में, अपनी ज़रूरियात में। आज ईरान भी ख़ुद कफ़ील है अपने मामलात को लेके, अपने तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको लेके। तो हम भी अगर ख़ुद कफ़ील हो जाते हैं तो हमें इंपोर्ट्स की, इवन आफ्टर कि डिफ़ॉल्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग जो है ख़ुद कफ़ील इतने हो चुके होंगे कि हमें इंपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या हमारी इंपोर्ट्स होंगे भी तो वो मिनिमम होंगी। लिहाजा जो अगर खूब लोकल प्रोडक्शन की तरफ जाने की जो स्ट्रैटेजी है, ये सबसे ज़्यादा अहम है। इसके लिए गवर्नमेंट को अगर लोन्स देने पड़ते हैं वो भी दे देने चाहिए, लेकिन लोकल प्रोडक्शन की तरफ, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ पाकिस्तान को अब लेके जाना चाहिए, क्योंकि आईटी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग ये दो फील्ड्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान जो है वो फ्लॉरिश कर सकते हैं और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से बआसानी निकाल सकती है।